गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, कल अपने जो पाठ खंड ब जो है उस खंड ब का तीसरा पाठ जो था वो अपने स्टार्ट किया था भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व या विशेषताओं का। तो कल देखो अपने चर्चा की थी कि भारत जो है उस भारत की शासन व्यवस्था जो है वो कैसी है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन कहीं भी भारतीय संविधान में ये संघात्मक शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक क्या है, संघ है। यह जरूर कहा गया है, लेकिन कहीं भी इस संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं है। और कल ही मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था को अपने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है और अपने बोलने में ऐसे कहते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन रियलिटी में अपने देखें तो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो अर्ध संघीय शासन व्यवस्था है। अब देखो बच्चों, अपने कल संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्व या विशेषताओं की अपने बात कर चुके थे। अब आज बात करते हैं कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उस संघात्मक शासन का व्यवस्था का अगर अपने जब अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसे प्रावधान मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था के लक्षण है, एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है। मतलब कुछ विशेषताएं ऐसी है जो ये दर्शाती है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था के भी तत्व या लक्षण या विशेषताएं विद्यमान है। देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें केंद्र ही प्रमुख होता है। मतलब सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास में होती है। एक प्रकार से केंद्र का ही दबदबा होता है, केंद्र का ही प्रभुत्व होता है। जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था तो अपने अमेरिका से थी, लेकिन अगर एकात्मक शासन व्यवस्था की अपने बात करें तो एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो कौन से देश का है, ब्रिटेन का है। अब अपने देखो, भारतीय जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके कुछ ऐसे तत्व हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं भी विद्यमान है। अब देखो, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। तो पहली विशेषता की बात करते हैं, एक ही संविधान। एक ही संविधान। देखो, अपने संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, उस संघात्मक शासन व्यवस्था की खास बात ये होती है कि उसमें केंद्र और राज्य जो होते हैं उन केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में। और एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान होता है। अब देखो, यहाँ पे अपने बात करते हैं एक ही संविधान। ये एक ही संविधान किसकी विशेषता है, ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। जबकि अपने भारत की बात करें तो भारत में जो है वो संविधान कैसा है, एक ही है। भारत में एक ही संविधान है, वही केंद्र और राज्य के लिए है। केंद्र का अलग संविधान नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों का अलग अलग संविधान ना होकर दोनों का एक ही संविधान है। ताकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जो है वो अपनी शक्तियां किससे लेते हैं, इसी संविधान से लेते हैं। और अपने संविधान को क्या माना गया है, सर्वोच्च माना गया। तो पहली विशेषता ये हो गई, एक ही संविधान। एक ही संविधान जो है वो भारत में है और एक ही संविधान होने के कारण यह विशेषता जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। अगर इसके विपरीत देखें तो अपने अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड ये ऐसे देश है जहां पे केंद्र का अलग संविधान है और राज्य का अलग संविधान है। जबकि भारत जो है, यहाँ पे भारत में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं अपने संविधान में संशोधन। देखो, संविधान में संशोधन का उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 368 जो है वो 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। और इसके ऊपर पहले भी पिछला जो वीडियो थे उनमें भी अपने चर्चा कर चुके हैं
कि अब तक भारत में लगभग 101 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन जो था वो अपने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित था। ये बातें अपने हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अपने एकात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो देखो एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है ना, वहाँ पे क्या होता है कि संविधान में संशोधन जो है वो ओनली केंद्र के द्वारा ही किया जाता है, इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। एकात्मक शासन व्यवस्था में, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र जो है वही प्रमुख होता है, उसी के द्वारा संविधान में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था होती है ना, उसमें क्या होता है, संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है, राज्य से भी विचार विमर्श करना पड़ता है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं होती है। कहने का मतलब हो गया कि राज्य की एक प्रकार से क्या कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है। जैसे अपने संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, संघात्मक शासन व्यवस्था कौन से देश में थी, अपने अमेरिका, और एकात्मक की बात करें ब्रिटेन। तो यहाँ पर देखो संविधान में जब संशोधन होगा तो अमेरिका में केंद्र और राज्य सरकार जो है वो दोनों आपस में विचार विमर्श करके एक प्रकार से राय मशवरा करके संविधान में संशोधन करते हैं। लेकिन ब्रिटेन की अगर बात करें जहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था है तो वहां पर राज्य की एक प्रकार से क्या कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है, केंद्र के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है। और यही विशेषता अपने यहाँ पर है। संविधान में संशोधन, भारत में भी अगर संविधान में संशोधन करना होता है तो संविधान में संशोधन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर राज्यों की किसी प्रकार की कोई सहमति, विचार विमर्श, राय मशवरा वगैरह नहीं किया था। कहने का मतलब हो गया कि राज्य की एक प्रकार से क्या कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है। और यह विशेषता जो है वो भारत में किसको प्रदर्शित करती है, एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। देखो कल अपने संघीय शासन व्यवस्था के प्रमुख तत्व या विशेषताएं जब पढ़ी थी तब अपने 3 शक्तियों सूचियों की बात की थी। एक तो सूची थी संघ सूची या केंद्र सूची, दूसरी थी अपने राज्य सूची, तीसरी थी अपने संवर्ती सूची, और एक अलग सूची थी उसका नाम था अवशिष्ट सूची, जिसका उल्लेख अपने संविधान के अनुच्छेद 248 में। और इन तीनों सूचियों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची, और अनुच्छेद की बात करें तो कौन सा अनुच्छेद 246। अब देखो यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है ना उसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में होता है, और ऐसा ही भारत में है। जबकि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये जो विशेषता है ना एकात्मक शासन व्यवस्था वाली, ये भारत में भी है। वो कैसे, देखो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, संघ सूची के जितने भी विषय होंगे इन विषयों पर भारत में कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो जाए या कोई विशेष आवश्यकता हो जाए तो राज्य सरकार कानून न बनाकर राज्य सूची के जो विषय होते हैं इन पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। अपने नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो नॉर्मली में कानून तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार बनाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में या आवश्यकता पड़ने पर या इमरजेंसी में जो कानून है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होते हैं। संवर्ती सूची की कल अपने बात की थी कि संवर्ती सूची है, इस संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन मतभेद होने पर, किसी प्रकार का विवाद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही यहाँ पर क्या होगा, लागू होगा। मतलब यहाँ पर भी केंद्र प्रमुख है, यहाँ भी केंद्र प्रमुख, यहाँ भी केंद्र प्रमुख, और यहाँ पर भी केंद्र। अब बात करते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था कि अवशिष्ट सूची के जो विषय है उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को है। तो कहने का मतलब हो गया ये जितनी भी सूचियां हैं, इन सूचियों में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो लगभग किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में है। और केंद्र के पक्ष में होने के कारण यह विशेषता जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपनी अगली विशेषता, आपातकालीन शक्तियां। देखो आपातकालीन शक्तियों की बात अपने जो पिछला वीडियो जो हुआ था अपने
जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उस समय जब अपने मूल अधिकार और वो पढ़े थे, उस समय अपने आपातकालीन शक्तियों की बात की थी। आपातकालीन शक्तियों में देखो, जो भारत का राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है। अब ये देखो आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है। अनुच्छेद 352 में तो आपको बताया था युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। और अनुच्छेद 360 जो है वो किससे संबंधित है, वित्तीय आपात से। देखो अपने इनकी चर्चा पीछे कर चुके हैं और आगे भी अपने जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। अपने यहाँ पर एक बार मोटे मोटे शब्दों में एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं में इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपातकालीन शक्तियां है ना, वो शक्तियां केंद्र को ज्यादा दी गई है, अर्थात आपातकालीन शक्तियां जो है वो किसके पक्ष में है, केंद्र पक्ष के पक्ष में है। राज्य सरकार को किसी प्रकार की कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये शक्तियां केंद्र के पक्ष में, और केंद्र के पक्ष में होने के कारण केंद्र मजबूत हो रहा है। इस प्रकार से यह विशेषता जो है वो भी किसको दर्शाती है, एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शाती है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, भारत में है तो संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो यहाँ पे क्या प्रदर्शित करती है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगली विशेषता की बात करें, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। असमान प्रतिनिधित्व। देखो संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बेस्ट उदाहरण की बात करें तो वह कौन सा देश है, अमेरिका है। अमेरिका में केंद्र सरकार हो गई और ये राज्य सरकारें हो गई। यही तो होता है एक संघात्मक शासन व्यवस्था में। इनमें क्या होता है, आपस में समझौता होता है। अब देखो राज्यसभा जो अपना द्वितीय सदन है, इसको दूसरा सदन भी कहते हैं, जो राज्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, देखो सबसे पहले बात संघात्मक की बात कर ले। संघात्मक शासन व्यवस्था से अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है ना, यहाँ पर क्या होता है कि 50 राज्य है अमेरिका में, और प्रत्येक राज्य जो है वो 2 सदस्य को कहां पर भेजता है, राज्यसभा में भेजता है। देखो इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अपने। अमेरिका जो है, इस अमेरिका में 50 राज्य है, प्रत्येक राज्य 2 सदस्य कहां भेजता है, राज्यसभा में भेजता है। ये विशेषता होती है संघात्मक शासन व्यवस्था की। मतलब राज्यों को, सभी राज्यों को समान दर्जा दिया गया, सभी राज्य जो है वो राज्यसभा में समान प्रतिनिधि भेजेंगे। लेकिन अपने भारत में क्या है, देखो भारत में राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। मतलब सभी राज्य बराबर बराबर के सदस्य नहीं भेजते हैं। यहाँ पर राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं ना, उनके प्रतिनिधित्व का आधार जो क्या है, वो जनसंख्या है। राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो किस आधार पर जाते हैं, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से लोकसभा में तो 25 और राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, 10 सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या ज़्यादा है। इससे ज़्यादा अगर बात करें तो यूपी जो है, यूपी से सबसे ज़्यादा सदस्य जो है वो राज्यसभा से जाते हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या जो है वो भारत से, राजस्थान से भी क्या है, ज़्यादा है। तो भारत में ये राज्यसभा के सदस्य का प्रतिनिधित्व असमान है, और यह विशेषता जो है ना वो किसको प्रदर्शित करती है, एकात्मक शासन व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। देखो भारत जो है, भारत की खास बात यह है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, अपने 29 राज्य हैं, इन 29 राज्यों का ये सिस्टम है कि यहाँ से जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ही राज्यसभा में ज़्यादा सदस्य चुने जाएंगे। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की, तो यूपी से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं। अपने राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान से अपने राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य। मतलब कहने का मतलब हो गया कि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो जनसंख्या के आधार पर जाते हैं, जबकि
संघात्मक शासन व्यवस्था का सिस्टम ये होता है कि वहां पर प्रत्येक राज्य से बराबर के सदस्य जाने चाहिए, जैसे अमेरिका में जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो यह प्रणाली जो है ना भारत में, ये एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यह संघात्मक शासन प्रणाली के खिलाफ है, विरुद्ध है, यह एकात्मक शासन व्यवस्था का पक्ष ले रही है। अगली बात करते हैं, एकल व संगठित न्यायपालिका। देखो भारत की न्यायपालिका जो है वो कैसी है, एकल व संगठित न्यायपालिका है। देखो भारत की न्यायपालिका की बात करें अपने सर्वोच्च न्यायालय की, तो 124 से लेके अनुच्छेद 147 जो है उसमें अपने न्यायपालिका का क्या है, उल्लेख है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले बात करें संघात्मक शासन व्यवस्था की। देखो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र व राज्य की न्याय प्रणाली जो होती है वो अलग अलग होती है। मतलब केंद्र की न्याय का सिस्टम अलग होगा और राज्य की न्याय प्रणाली जो है वो क्या होगी, अलग होगी। जैसे अपने अमेरिका, जैसे अपने ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर केंद्र और राज्य की न्यायपालिका जो है वो कैसी है, अलग अलग है, सेम नहीं है। जैसे अब लेकिन अगर भारत की अपनी बात करें तो भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी है, एकल व संगठित न्यायपालिका है। एकल व संगठित कैसे है, क्योंकि भारत में सर्वोच्च स्तर पर तो कौन सा आ गया आपके, सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद में आ गया आपके उच्च न्यायालय, फिर अपने जिला या अधीनस्थ न्यायालय। तो ये न्यायालय इसके प्रति, ये इसके प्रति, इस प्रकार से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और ये जो न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, ये सब जो है वो इसी के अधीन होकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। मतलब भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ही मेन है, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सभी जो है वो एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होकर कार्य करते हैं। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका जो है वो कैसी है, एकल व संगठित न्यायपालिका है। और एकल व संगठित न्यायपालिका जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में पाई जाती है, लेकिन भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि यह विशेषता जो है वो भारत में कौन से लक्षण को प्रदर्शित कर रही है, एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को प्रदर्शित कर रही है। आगे बात करते हैं अपने अगली विशेषता की। देखो इस चैप्टर से अपने दो ही क्वेश्चन है, एक तो संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि भारत में संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी लक्षण, कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी है जो ये दर्शाती है कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगली बात करते हैं अपने नंबर 8। 7 विशेषताएं हो चुकी है, 8वीं आती है अपने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। देखो अपने इधर है संघात्मक शासन व्यवस्था और एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक का बेस्ट उदाहरण आपने कौन सा देश, अमेरिका, और एकात्मक शासन व्यवस्था का हो गया ब्रिटेन। अब देखो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन अपने बात कर रहे हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण या तत्व या विशेषताओं की। देखो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य की सीमाओं में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उस राज्य से क्या करना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है, उसे सहमति लेनी पड़ती है, उससे राय मशवरा करना पड़ता है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है ना, उस एकात्मक शासन व्यवस्था में राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए राज्य से किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं लेनी पड़ती। अब देखो यहाँ पे भारत में है तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन यह विशेषता किसको दर्शा रही है, एकात्मक शासन व्यवस्था को दर्शा रही है। देखो अनुच्छेद 7,
अनुच्छेद 7 जो है, इस अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि संसद जो है, अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि संसद जो है वो राज्य की सीमाओं में क्या कर सकती है, राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन कर सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। मतलब अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है कि संसद जो है, भारतीय संसद राज्य की सहमति के बिना ही राज्यों का पुनर्गठन भी कर सकती है और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। यह बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 7 में कही गई है। अर्थात इस विशेषता के आधार पर देखें तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी हो गई? एकात्मक हो गई, क्योंकि ये सिस्टम कहाँ पे है? एकात्मक शासन व्यवस्था में है। तो ये भारत के एकात्मक शासन व्यवस्था की अगली विशेषता हो गई। अब अगली बात करते हैं अपनी अवशिष्ट शक्तियां। देखो 3 शक्तियां होती है, 3 सूचियां होती है अपने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक शक्तियां होती है जो होती है अवशिष्ट शक्तियां, और वो कौन सी सूची में आती है? अवशिष्ट सूची में आती है, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 248 में। अब अवशिष्ट सूचियां जो होती है, उस अवशिष्ट सूचियों की अगर अपने बात करें तो ये अवशिष्ट शक्तियां जो है वो अपने भारत के संविधान ने कौन से देश के संविधान से लिए? कनाडा से लिए। देखो अवशिष्ट शक्तियों में क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियों में क्या होता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 जो है उसके अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। मतलब राज्य का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अवशिष्ट शक्तियां जो है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ की बात करें तो अवशिष्ट शक्ति कौन सी होगी? ऐसे विषय जो तीनों में से, कौन से तीनों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो तीनों सूचियों में ही नहीं आते, वो विषय जो है वो कौन सी सूची में आएंगे? अवशिष्ट सूची में आएंगे। और इसका उल्लेख जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? 248 में। और यह व्यवस्था कौन से देश के संविधान से अपनाई है? भारत ने कनाडा से अपनाई है। तो देखो अवशिष्ट शक्तियां जो है, इस अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? केंद्र या संघ सरकार के पास में होता है। और केंद्र या संघ सरकार ही अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाती है, राज्यों का किसी प्रकार से इसमें कोई लेन देन नहीं होता। तो यह विशेषता भी जो है वो भारत में कैसा लक्षण प्रदर्शित करती है? एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण प्रदर्शित करती है। तो ये थी अपनी कुछ विशेषताएं जो यह दर्शाती है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था तो है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो एकात्मक शासन व्यवस्था को भी दर्शाते हैं। अब देखो इस पार्ट में से एक पॉइंट हो रहा है अपने, एक सरकारिया आयोग पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सरकारी आयोग। देखो शायद लास्ट क्वेश्चन आया था कि सरकारी आयोग का गठन कब व क्यों किया गया। देखो सरकारी आयोग का गठन जो है वो केंद्र सरकार ने 1983 में किया था। और इस आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य सरकार जो है, उन केंद्र व राज्य सरकार के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों के ऊपर राय विचार विमर्श करना, उनके ऊपर मशवरा करना, केंद्र व राज्य सरकार के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा करना, उनके आपसी संबंधों का क्या करना? अध्ययन करना। यही सरकारिया आयोग का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले चैप्टर की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।